ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सहारण इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साइंस की क्लास में अब हम हमारा टॉपिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान जो कि बेसिकली सबसे लोवेस्ट या सबसे सिंपल पहले टॉपिक से चलते हैं अपने। तो पहले टॉपिक का केमिस्ट्री में नाम आता है पदार्थ या पदार्थ की संरचना, स्टेट ऑफ मैटर कि पदार्थ क्या होता है, यह पदार्थ की संरचना क्या होती है। ये केमिस्ट्री रसायन विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केमिकल्स यानी रसायनों का निर्माण, उनका उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कहलाती है। यानी कि वो शाखा हमारी साइंस की ब्रांच जिसके अंदर केमिकल्स यानी रसायनों का निर्माण कैसे किया जाता है, उनका ह्यूमन बॉडी के लिए, प्लांट्स के लिए क्या उपयोग है और उनके हमें क्या यूजफुल, हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। वो सारी की सारी क्या कहलाती है, हमारी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। उसी रसायन विज्ञान के अंदर हम लेके चल रहे हैं, सबसे सिंपल से हार्ड की तरफ चलते चले। तो सबसे पहले पदार्थ या मैटर कि पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। पदार्थ मैटर या इसे द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ मैटर या द्रव्य, यहाँ द्रव नहीं है, लिक्विड नहीं है, द्रव्य मैटर हमारा पदार्थ। तो सबसे पहली बात तो पदार्थ क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ के लिए कहा जाता है कि इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का वह छोटे से छोटा कण जो अपना खुद का द्रव्यमान रखता हो तथा स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। यानी कह सकते हैं हम, पदार्थ की परिभाषा देखी जाए तो क्या होगा कि प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का, प्रकृति का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, छोटे से छोटा कण जो द्रव्यमान रखता हो, क्या हो, जिसका या जो द्रव्यमान रखता हो, यानी उसका मास होना चाहिए, द्रव्यमान रखता हो तथा स्थान घेरता हो। तथा क्या करता हो, स्थान घेरता हो, हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, स्थान घेरता है, क्या कहलाता है, पदार्थ का घेरता है, क्या कहलाएगा, पदार्थ। यानी इस ब्रह्मांड का छोटे से छोटा वह कण जो खुद का द्रव्यमान रखता है, उसका द्रव्यमान मास होता है खुद का, तथा जो स्थान घेरता हो, चाहे कितना भी स्थान घेरे, स्थान घेरता हो, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे आपके सामने बात की जाए इस मार्कर की, तो ये मार्कर भी क्या होता है, हमारा एक पदार्थ है। क्यों है पदार्थ? क्योंकि इस मार्कर का खुद का द्रव्यमान है, द्रव्यमान है तभी तो इसको छोड़ने पर ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से नीचे की तरफ गति करता है। अब इसमें द्रव्यमान है और आपको पता है कि जिस वस्तु में द्रव्यमान होगा उसे पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। फिजिक्स के अंदर कभी गुरुत्वाकर्षण बल भी हमने कंप्लीट पढ़ना है। तो ये गुरुत्वाकर्षण यानी इसके अंदर मार्कर में द्रव्यमान भी है तथा इसका कुछ न कुछ हमारा स्थान, इस ब्रह्मांड में इसने इतना सा स्थान घेर रखा है, इसलिए ये मार्कर क्या कहलाएगा, एक हमारा पदार्थ कहलाएगा। जितने भी ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पदार्थ होते हैं। जैसे पहाड़ देखे होंगे, पत्थर देखे होंगे आपने, बहुत कुछ, टेबल, मेज, कुर्सी, ये बोर्ड सब क्या होते हैं, हमारे पदार्थ होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये छोटा सा हमने एक पॉइंट बनाया, छोटा सा पॉइंट बनाया, क्या ये पदार्थ कहलाएगा? ये जो छोटा सा पॉइंट बनाया हमने, इससे छोटे, ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट में, क्या ये पदार्थ कहलाएंगे? हमें ये पूछा जा सकता है कि इस तरीके से छोटे पॉइंट बना के कि क्या ये पदार्थ कहलाते हैं? तो ये भी पदार्थ होंगे। हो सकता है आपके माइंड में बात चल रही हो कि सर स्थान तो चलो इसने कुछ न कुछ घेर रखा हो, परंतु इनका द्रव्यमान क्या होगा? इनका द्रव्यमान कुछ न कुछ होता है, चाहे वो मिलीग्रामों से कम भी क्यों ना हो, लेकिन कुछ न कुछ इनका द्रव्यमान है और इन्होंने इतना सा स्थान कवर कर रखा है, घेर रखा है, इसलिए क्या कहलाते हैं, पदार्थ।
आपने धूल मिट्टी के कण देखे होंगे, एक धूल मिट्टी का कण जो अकेला सिंगल पार्टिकल्स है वो भी क्या कहलाता है, हमारा एक पदार्थ कहलाता है, क्योंकि धूल मिट्टी का एक कण हमारा स्थान घेरता है, कुछ न कुछ घेरता है, इस पूरे ब्रह्मांड की जितना भी स्पेस है उसमें से कुछ स्थान घेरता है, तथा उसी के साथ साथ उस हमारे एक धूल मिट्टी के कण के अंदर द्रव्यमान होता है, उसी द्रव्यमान के कारण से वो ऊपर से नीचे आता है। तो वह छोटे से छोटा कण जो स्थान घेरता हो तथा जिसका द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, स्टेट कहलाता है, मैटर कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। अगर इसी पदार्थ के बारे में बात की जाए, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात की जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तो पदार्थ की मूलभूत तीन अवस्थाएं होती है। मूलभूत कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं पाई जाती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं पाई जाती है। फंडामेंटल 3 अवस्थाएं होती है हमारी। देखिए मूलभूत बेसिक जो हमारी होती है मेनली 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी अवस्थाएं खोजी जा चुकी है, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, बैक अवस्था क्या होती है, इसके अलावा हमारे फर्मियोन या फर्मिक्यूल्स कंडेंसेट क्या होती है। लेकिन पहले हमें मूलभूत 3 मेन जो हमारी इसकी अवस्थाएं होती है उन पे ध्यान देना है कि कौन कौन सी है, और तीनों अवस्थाएं सभी जानते हैं। पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती है वो होती है हमारी ठोस यानी सॉलिड, एस शॉर्ट में सॉलिड को एस से। ठोस के अलावा दूसरी अवस्था होती है इसमें द्रव लिक्विड, और थर्ड अवस्था गैसीय अवस्था गैस। तो पदार्थ मूलभूत 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब ये तीनों अवस्थाएं क्या क्या इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं। तो पदार्थ मूलभूत कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, 3 अवस्थाओं में। प्रकृति का वह छोटे से छोटा कण जो स्थान घेरता हो तथा जिसका खुद का द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ मुख्यतः मेनली हमारे मूलभूत रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा भी हमारी अवस्थाएं पाई जाती हैं। हमारे वही 3 अवस्थाओं को देखते हैं, हम कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था, कौन सी, ठोस सॉलिड स्टेट। दूसरी अवस्था होती है हमारी गैसीय अवस्था, कौन सी, गैसीय। ठोस के बाद में द्रव लिक्विड, और थर्ड अवस्था होती है जिसे कहते हैं गैस अवस्था। ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं पाई जाती है। एक होती है ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले ठोस के कणों के मध्य, किसके कणों के मध्य है, जो ठोस हमारे कोई भी है हमारी अवस्था है जो ठोस अवस्था में है, ठोस के कणों के मध्य अंतर आणविक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रबलतम होता है। कैसा होता है, प्रबलतम होता है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बहुत ज्यादा। जो ठोस के कण होंगे उनके बीच में अंतर आणविक बल यानी 2 अणुओं के मध्य, 2 कणों के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य अंतर आणविक बल बहुत अधिक होता है, वो पास पास रहते हैं। तो अंतर आणविक बल यानी 2 अणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल अंतर आणविक बल कहलाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है, वो प्रबलतम होता है। अगर इसकी छोटे से डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये कोई ठोस है, इसमें कण है, ये ठोस के अंदर इस तरीके से कोई पार्टिकल कण पाए जा रहे हैं। ये कण बिल्कुल पास पास सटे हुए इस तरीके से बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं, इनके बीच में कोई स्थान नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल इस तरीके से पास पास सटे हुए पाए जाएंगे, यानी इनमें कोई स्पेस नहीं रहता, फ्रीली कोई स्पेस नहीं पाया जाता, पूर्णतया ये एक दूसरे को कवर करते हैं, कहीं पर भी कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाएगा। इस तरीके से ये पाए जाए। अगर इनमें कोई रिक्त स्थान है तो भी वो बहुत ही कम पाया जाता है, बिल्कुल ही मिनिमम कह सकती हो, नेगलेक्ट कह सकती हो, न के बराबर इस तरीके से स्पेस। अगर इसी के बारे में और बात देखें हमारे इसी पे दूसरा पॉइंट में, यानी अंतर आणविक बल क्या होता है, अधिकतम। इसी कारण से ठोस के कणों के मध्य, किनके,
ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं पाया जाता, न के बराबर होता है, नहीं पाया जाता, या नगण्य होता है, नहीं पाया जाता है, आप नगण्य भी कह सकते हो। न के बराबर होता है, इसमें अगर स्पेस होता है तो भी बहुत कम पाया जाता है, सामान्यतः एब्सेंट होता है इनके बीच में, क्योंकि अणु बिल्कुल पास पास सटे हुए पाए जाते हैं, इस कारण से इनके बीच में कोई स्थान नहीं होता। अगर बात की जाए द्रव अवस्था की, किसकी बात की जाए, द्रव अवस्था के अंदर देखें तो द्रव अवस्था के अंदर द्रव के कणों के मध्य अंतर आणविक बल क्या होता है, हमारा परबल होता है। क्या होता है, परबल होता है, स्ट्रोंग होता है। अब देखिए हमें कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ परबल लिखा है, गाइडें आपको यहाँ दुर्बल भी लिख के दे देगी, लेकिन उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, तीनों में कंपैरिजन करके बताएं। अगर इसके डायग्राम में देखा जाए तो हमें द्रव के अंदर कुछ, ये द्रव है, इसके अंदर ये द्रव के कण होते हैं, इनके बीच में भी अंतर आणविक बल, दो कणों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, परबल होता है। यानी जितना ठोस में परबल होता है उतना तो नहीं होता, ठोस के अंदर क्या होता है, प्रबलतम स्ट्रोंगेस्ट होता है, जबकि यहाँ क्या है, केवल स्ट्रोंग होता है, प्रबल होता है। इस कारण से ये बिल्कुल पास पास होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा बहुत इंटरमोलिकुलर स्पेस रह जाता है, थोड़ा बहुत अंतर आणविक स्थान पाए, इनके बीच में इस तरीके से थोड़ा बहुत स्थान रह जाता है, ये हमारा फ्री स्पेस पाया जाता है। इस तरीके से इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, ये कंप्लीटली एक दूसरे को कवर नहीं कर सकते, इस तरीके से कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। इसी कारण से कह सकते हैं हम द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान कुछ पाया जाता है। क्या होता है, कुछ पाया जाता है। जितना हमारे सॉलिड के अंदर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, न के बराबर होता है, जबकि द्रवों के अंदर कुछ न कुछ हमारा रिक्त स्थान स्पेस पाया जाता है। अगर बात की जाए गैसीय अवस्था के अंदर की, गैस के अंदर क्या होता है, तो गैसीय अवस्था में देखिए गैस के कणों के मध्य अंतर आणविक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स दुर्बल होता है। कैसा होता है बच्चों, दुर्बल होता है। दुर्बल बोले तो वीक होता है। क्या होता है, वीक, दुर्बल पाया जाता है। ठोस के कणों के मध्य अंतराणविक बल प्रबलतम स्ट्रोंगेस्ट होता है। द्रवों के अंदर देखा जाए तो अंतराणविक बल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, इसलिए हमने क्या लिखा, प्रबल होता है, जबकि गैसों के अंदर अंतराणविक बल दुर्बल हो जाता है। अब देखिए हमारे जो गाइडें हैं वो अलग अलग भाषा में लिखती है, इसको हमें ध्यान देना है। अगर हमने यहाँ पे ठोसों के अंदर प्रबलतम लिखा हुआ है हमारा, कि प्रबलतम यानी प्रबल से भी प्रबल सबसे ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स इनके अंदर सबसे ज्यादा है, तो द्रवों में क्या लिखेंगे, प्रबल, और गैसों में क्या लिखेंगे हम, दुर्बल यानी वीक लिखेंगे। लेकिन अगर गाइडें हैं अलग अलग, गाइडें अलग अलग लिखती है, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, प्रबलतम, प्रबल और दुर्बल। हो सकता है आपके गाइडों में हमें ये मिल जाए, इसको क्या लिख देती है गाइडें, प्रबल, कि ठोस के कणों के मध्य अंतराणविक बल प्रबल। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग लिखते हो तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, हमें दुर्बल लिखना पड़ेगा। क्या, बात वो ही है, ये प्रबलतम से प्रबलतम बहुत अधिक है, ये उससे थोड़ा कम है, और ये बिल्कुल भी कम है। अगर यहाँ प्रबलतम है तो यहाँ प्रबल और यहाँ गैसों में दुर्बल लिखा जाएगा। लेकिन अगर हमारे ठोस के अंदर केवल प्रबल स्ट्रॉन्ग है तो द्रवों में क्या हो जाएगा, दुर्बल, और गैसों के अंदर दुर्बल की बजाय दुर्बलतम हो जाएगा। क्या होगा जी, दुर्बलतम, वीकेस्ट हो।
वीक की बजाय क्या कर देंगे, वीकेस्ट, यानी दुर्बल से भी दुर्बल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठोसों के अंदर अंतराणविक बल अधिक होता है, द्रवों में थोड़ा कम होता है, गैसों में बहुत कम होता है। इसी कारण से देखो हमारे ठोसों के अंदर जो अणु है उनके बीच में रिक्त स्थान न के बराबर होते हैं, नहीं पाए जाते। द्रवों के अंदर कुछ न कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, जबकि अगर गैस के अंदर देखा जाए, गैस के कणों की बात की जाए तो गैस के कण कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं। गैस के कण क्या होंगे, कुछ इस तरीके से पाए जाएंगे, ये गैस के कण हैं। तो कह सकते हैं गैस के कणों के मध्य, गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस स्थान बहुत अधिक पाया जाता है। कैसा होता है, बहुत अधिक पाया जाता है, बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठोसों के अंदर रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं होता, द्रवों में कुछ ज्यादा होता है और गैसों में रिक्त स्थान बहुत अधिक पाए। अब देखिए बिल्कुल आसान है, हम खुद इसी तरीके से खुद समझ सकते हैं। ये हमारे हाथों की जो अंगुलियां, फिंगर्स जितने भी दिखाए, ये कण माने हमने, क्या माने, कण। अब देखिए अपने आप हो जाए, ठोस द्रव गैस, खुद प्रैक्टिकल करके देखिए, अपने आप समझ में आए। ये सारे के सारे क्या है, पार्टिकल्स है, कण। ठोसों के अंदर अंतर आणविक बल यानी इनके बीच में लगने वाला बल क्या है, बहुत अधिक है। इस कारण से ये कण पास पास रहते हैं। कैसे रहते हैं, पास पास। अब पास पास रहे तो इनके बीच में स्थान, गैप क्या है, न के बराबर है, नहीं के बराबर है। क्या मेरी कोई चेहरे की कोई भी पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कण बिल्कुल पास पास है इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं है। द्रवों के अंदर क्योंकि इनके अंदर फोर्स अधिक है, द्रवों में ये फोर्स थोड़ा सा अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही इन कणों के बीच में ये आकर्षण कम हुआ, इनके बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है। ये देखिए द्रवों के अंदर कुछ गैप पाया जाता है। अब ये देखिए अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो कुछ न कुछ मेरे चेहरा दिखाई देते कि हाँ सर कुछ न कुछ तो आपका चेहरा कहीं कहीं से दिखाए, यानी इन कणों के बीच में हमारा आकर्षण बल कुछ कम हो चुका है, इसलिए इनके बीच में स्पेस पाए जाते हैं। जबकि गैसों के अंदर इन कणों के मध्य अंतर आणविक बल कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब ये कण दूर दूर होते हैं, इनके बीच में स्थान पाए जाते हैं। अब ये देखिए गैसों के कण है, दूर दूर है, इस कारण से आप मुझे अच्छे से देख सकते हो। ये गैस के कण है, दूर दूर है, क्या है, दूर दूर, इसी कारण से इनके बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस अधिक पाया जाता है। तो ठोसों के अंदर अंतराण्विक बल अधिक, इसी कारण से स्थान क्या होता है, कम। द्रवों के अंदर अंतराण्विक बल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, इसी कारण से स्थान क्या होता है, अधिक होता है। जबकि गैसों में अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, इसी कारण से गैस के कण दूर दूर रहते हैं और उनके बीच में स्थान पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें एकता रखनी चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए, एक अच्छे बंधन के साथ अपने को रहना चाहिए। अगर हमारे बंधन अच्छे होंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता, हमारे अंदर कोई दूरियां पैदा नहीं कर सकता। अगर हमारे अंदर बंधन अच्छा नहीं है, आकर्षण अच्छा नहीं है, तो हमें हर कोई तोड़ देगा, दूरियां बढ़ा देगा, हम दूर दूर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। इसके बाद में अगर देखा जाए ठोसों के अंदर हमारे कैरेक्टर्स देखा जाए तो ठोसों का आकार यानी उनका साइज, आकार, आकृति व आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, आकार, आकृति व आयतन निश्चित होता है जी, तीनों के तीनों फिक्स होते हैं। आकार, आकृति व आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। ये मार्कर है इस ठोस, ये मार्कर ठोस होता है, इसका आकार, इसकी आकृति जो सिलेंड्रिकल है, हमारी बेलनाकार होती है, वो क्या है, आकृति। और इसका आयतन कि इसने कितने स्थान में, इसका कितना द्रव्यमान है। तो ये तीनों चीजें हमेशा ठोस के अंदर क्या होती है, निश्चित। ठोसों का आकार, आकृति, शेप, साइज एंड वॉल्यूम, तीनों के तीनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। अगर द्रवों के अंदर बात की जाए तो द्रवों का आकार व आकृति अनिश्चित होती है। आकार व आकृति क्या होती है जी, अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है जी। परंतु आयतन निश्चित होता है। परंतु क्या होता है,
आयतन निश्चित होता है। आयतन फिक्स होगा जी, निश्चित होता है बिल्कुल। वॉल्यूम इनका निश्चित रहेगा जी, हमारा फिक्स रहता है हमारा, लेकिन इनका आकार व आकृति द्रव, जैसे सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपने नाम सुना होगा जल, वाटर, सभी ने यूज किया होगा, बहुत सारा यूज करते हैं। वही हमारा जो हमारा जल होता है उसका आकार आकृति कोई फिक्स नहीं होता। जल का कोई आकार आकृति निश्चित नहीं है, परंतु जल का आयतन निश्चित होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में बोल दिया आपको कि 1 लीटर जल, 1 लीटर लगते ही क्या हो गया, आयतन निश्चित हो गया। यानी उस जल का आयतन कितना है, 1 लीटर है। अब 1 लीटर जल है, यहाँ पे गाइडें देखो अलग अलग लिखती है। गाइडों में आपको ये भी मिलेगा कि द्रवों का आकार आकृति अनिश्चित होता है, इन्हें जिस बिक्कर पात्र में डाला जाता है उसी का आकार आकृति ग्रहण कर ले। वो तो हमें भी पता है भी, अगर द्रव है उसको जिस बिक्कर पात्र में डालेंगे वो उसी का आकार आकृति ग्रहण कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें कह दे कि आपके पास 1 लीटर जल है, हमने 1 लीटर जल लिया, उस जल यानी द्रव को अगर हमने जग के अंदर भर के रखा है तो वो जो जल है वो जग की आकार आकृति ग्रहण कर लेगा। अगर उसी 1 लीटर जल को हमने जग के बजाय पाइप के अंदर डाल दिया तो वो किसका आकार आकृति ग्रहण कर लेगा, पाइप का। कोई कहता है नहीं सर जी, हमने तो इसको मटके में डालना है, मटके में डाल दो, रहेगा वो 1 लीटर। ये नहीं है कि मटके में डालने से वो 5 लीटर बन जाएगा, आधा लीटर हो जाएगा, 1 लीटर रहेगा, लेकिन उसका आकार आकृति कैसा ग्रहण कर लेगा, वो मटके जैसा। इसलिए कहा जाता है कि द्रवों का आकार आकृति अनिश्चित होता है, इन्हें जिस बिक्कर पात्र में भरा जाता है, रखा जाता है, उसी का आकार आकृति ग्रहण कर लेता है। जबकि इनका आयतन क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है, फिक्स होता है। अगर गैसों की बात की जाए तो गैसों के अंदर गैसों का आकार आकृति व आयतन अनिश्चित होते हैं। आयतन क्या होते हैं, हमेशा अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होता है। गैसों के अंदर आकार आकृति व आयतन तीनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जो गैस होती है उनका न तो आकार होता है, न आकृति होती है, न कोई आयतन, यानी इनका कोई फिक्स आकार आकृति आयतन नहीं। नाम सुना होगा ऑक्सीजन गैस। क्या ऑक्सीजन गैस का किसी ने आकार देखे कि सर जी ऑक्सीजन तो इतनी लंबी है, कि नहीं सर जी ऑक्सीजन तो हमने इतनी मोटी देखी है, किसी ने देखा ऐसा? ऑक्सीजन यानी गैसों का न तो कोई फिक्स आकार होता, न कोई आकृति होती है, न ही उनका कोई आयतन होता है। तो गैसों का आकार आकृति व आयतन तीनों ही क्या होते हैं, कह सकते हैं ठोस के अंदर आकार आकृति व आयतन तीनों निश्चित, जबकि द्रवों के अंदर केवल आयतन निश्चित होता है, जबकि गैसों में तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अगर देखा जाए ठोसों के अंदर तो ठोसों का गलनांक अधिक होते हैं, ठोसों का गलनांक अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है, हाई होता है, उच्च होता है। गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, क्या मेल्ट, यानी जिस ताप, जिस टेम्परेचर, जिस तापमान पे कोई ठोस वस्तु पिघलने लग जाए, गलने लग जाए, वो उसका गलनांक कहलाती है। खुद नाम बताता है हमें, देखो जिस ताप पर कोई ठोस वस्तु पिघलने लग जाए, गलने लग जाए, वो उसका गलनांक कहलाती है। खुद बता रहे हैं गलनांक यानी जिस पे वो गलने लग जाए, पिघलने लग जाए, क्या कहलाती है, गलनांक। तो गलनांक हमेशा किसका होगा, ठोस का, क्योंकि ठोस वस्तु ही क्या हो सकती है, पिघल सकती है, गल सकती है। अगर बात की जाए द्रवों के अंदर तो द्रवों का फोर्थ पॉइंट देखा जाए तो द्रवों का गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। द्रवों का क्या होता है जी, क्वथनांक अधिक होता है। क्वथनांक बोले तो बीपी, देखो यहाँ एमपी मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, एमपी का अर्थ शॉर्ट में लिखा है मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक बिंदु। राजस्थान के जो खास करके राजस्थान है, यहाँ एमपी का अर्थ मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ पे एमपी का अर्थ क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे द्रवों का क्वथनांक अधिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बीपी का अर्थ ब्लड प्रेशर नहीं है, बीपी का अर्थ यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो ताप जिस पर
कोई द्रव गैस में बदलने लग जाए, जिस टेम्परेचर पे कोई भी द्रव गैस के अंदर बदलने लग जाए, वो उसका क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है? हमेशा द्रवों का। और गैसों का न तो क्वथनांक होता न गलनांक होता है, उनका कुछ भी नहीं होता। अगर हमें नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो ठोसों में विसरण का गुण, ठोसों में विसरण, डिफ्यूजन, विसरण कहो, बहने का गुण कहो, बहने या फैलने का गुण, फैलने का गुण नहीं होता, गुण प्रॉपर्टी नहीं होता है जी। यानी ठोस जो होते हैं वो कभी भी अपने आप बह के, फैल के, विसरण के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू बह के कहीं नहीं जा सकते। यानी कोई भी ठोस होता है, जैसे ये मार्कर ठोस है, आज मैं यहाँ पे रख दूं, अगर 50 साल बाद में आप आके देखोगे तो यही मिलेगा, अपने आप यहाँ से चल के कहीं दूर नहीं जाएगा। तो ठोसों में विसरण, बहने, फैलने का गुण नहीं पाए। वो अलग बात है कि बाह्य बल लगा के हम किसी ठोस को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ठोसों में अपने आप बहने, विसरण, फैलने का गुण नहीं पाया जाता है। द्रवों में देखा जाए तो हमें द्रवों में विसरण का गुण कुछ पाए जाते हैं। विसरण का गुण क्या होता है जी? विसरण का गुण कुछ होता है, कुछ पाया जाता है, यानी ये कुछ दूर बह के जा सकते हैं। जैसे ये मार्कर को यहां से गिराएं, ये यहीं रहेगा, कहीं दूर नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, यहां से दूर कहीं पर भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर इतने ही द्रव्यमान के जल को यहां से गिराया जाए तो जल यहां से बह के कुछ दूरी तक जा सकता है। जल क्या होगा? कुछ दूरी तक जा सकता, ये नहीं है कि बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन कुछ दूर तक हमारा जल लिक्विड होता है वो बह। जबकि गैसों में देखा जाए तो विसरण का गुण सबसे अधिक होता है। गैसों में विसरण, बहने, फैलने, डिफ्यूजन का विसरण का गुण सबसे अधिक होता है। गुण क्या होता है? सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, मैक्सिमम इसी में होता है जी। गैसों में विसरण, बहने, फैलने का गुण क्या होता है? सबसे अधिक है। गैसें विसरण के द्वारा बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। छोटा सा एग्जाम्पल देखो कि वास्तव में गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है, नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल हमारे घरों में देखा, आपने देखा होगा रसोई गैस सिलेंडर, सभी ने नाम सुना है रसोई गैस सिलेंडर, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आगे कार्बन व उसके यौगिकों में कंप्लीट बात करेंगे हम कि एलपीजी के अंदर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य जो यौगिक होता है वो मैथेन होता है। कौन? एलपीजी के अंदर हमारा प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है, तो एलपीजी में मुख्य जो यौगिक होता है वो होता है हमारा प्रोपेन। जबकि सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? मैथेन होता है। तो एलपीजी में जो प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है वो एलपीजी गैस होती है। हमने गैस को लिक्विफाइड किया होता है, द्रवीकृत किया होता है, इसी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है कि हमने उसको प्रेशर पे लिक्विफाइड। जैसे ही हमने देखा होगा कि बर्नर ऑन करते हैं, हमने जलाया नहीं है, जैसे ही हम रेगुलेटर ऑन करते हैं गैस बाहर निकलने लगे, आपको 2-4 मिनट बाद में ही उस गैस का पता चल जाता है, पूरे घर में फैल जाती है। किस कारण से? कि गैसों में विसरण का गुण क्या होता है? बहुत अधिक होता है, इस कारण से वो दूर दूर तक फैल जाती है। तो गैसों में विसरण का गुण क्या होता है? सबसे अधिक होता है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर विसरण का और आप देखा जाए तो आप सभी इस्तेमाल करते हो ये बॉडी स्प्रे डीओ परफ्यूम्स। बॉडी स्प्रे डीओ परफ्यूम्स हम लगाते हैं, वो है क्या? गैसें होती हैं, उनको लिक्विफाइड करके भरा होता है, यानी द्रवित करके हाई प्रेशर पे भरा हुआ होता है। वो जो लिक्विड होता है वो गैस ही होती है, बस द्रवित करके भरा होता है। वो गैस के कण हमने हमारी बॉडी पे, लेकिन आप देखो कि थोड़े से टाइम में ही, कुछ ही हमारे पल में, सेकंडों के अंदर पूरे रूम में, पूरे घर में वो गैस फैल जाती है, यानी उसकी स्मेल आने लग जाती है। किस कारण से? कि गैसों में क्या होता है? विसरण, बहने, फैलने का गुण बहुत अधिक होता है, इसलिए पूरे घर में फैल जाती है। लेकिन क्या कोई ठोस अपने पूरे घर में फैल जाएगा? नहीं, द्रव कुछ फैल सकता है, और जबकि गैसों में विसरण का गुण क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ठोस, द्रव, गैस, ठोसों में अंतर आणविक बल अधिक होता है, इस कारण से स्पेस स्थान नहीं पाया जाता। द्रवों में अंतर आणविक बल कुछ कम होता है, इस कारण से उनके बीच में स्थान, स्पेस कुछ पाया जाता है।
अगर द्रवों की बात गैसों के अंदर देखा जाए तो इनमें अंतर आणविक बल बहुत कम होता है, दुर्बल होता है। इस कारण से इनके बीच में स्थान बहुत अधिक पाया जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है गैसों के अंदर। ठोसों में देखा जाए तो इनका आकार, आकृति व आयतन तीनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रवों के अंदर आकार व आकृति अनिश्चित होते हैं, जबकि आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। गैसों के अंदर देखा जाए आकार, आकृति व आयतन तीनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठोसों के अंदर देखा जाए तो ठोसों के अंदर गलनांक अधिक होता है, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, यानी वो ताप जिस पे कोई पदार्थ हमारा पिघलने लग जाए, गलने लग जाए, वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जबकि द्रवों के अंदर क्वथनांक अधिक होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई ताप हमारा द्रव हमारे गैस में, वेपर में बदलने लग जाए, वो क्या कहलाता है, हमारा क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अगर देखा जाए तो गैस ठोसों में विसरण, बहने फैलने का गुण नहीं पाया जाता, द्रवों में कुछ पाया जाता है, जबकि गैसों में बहुत अधिक पाया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, ठोस के एग्जाम्पल आपसे पूछ ली जाए कि ठोस कौन कौन से होते हैं, तो सभी बता सकते हैं कि ठोस कौन कौन से। सभी एग्जाम्पल मेरे को भी पता है, सभी के ध्यान में ठोस का एग्जाम्पल पता है क्या आता है, मार्कर, ये बोर्ड जो हमें दिखाई दे, ये पहाड़, पत्थर, जितने भी ईंट, दीवार, घड़ी, मैं, आप, सब क्या है, ठोस है। हमारी हड्डियां क्या है, ठोस है। ये घड़ी भी क्या है, वाच भी क्या है, एक ठोस है। ये ठोस तो हमने बता देते हैं। हम क्या एग्जांपल बता सकते हैं, सर जी मेज होता है ना, वो ठोस होता है, सभी को पता है। सर जी कुर्सी जो होती है ना, वो ठोस होती है, सभी को पता है। एग्जाम में ये हमें कभी नहीं मिलेगा। हमें पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ठोस है, ये एग्जाम्पल हमें वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल सभी को पता है कि पहाड़ क्या होता है, ठोस है, पत्थर क्या होता है, ठोस है। ये सारी चीजें अगर हमें पूछे, लकड़ी क्या होती है, ठोस होती है, ये सभी को पता है। हमें जो एग्जाम्पल ध्यान रखना है ठोस का, ठोस में एग्जाम्पल हमें मोस्ट सभी धातुएं, कौन सी, सभी धातुएं क्या होती है, ठोस होती है। सभी धातुएं ऑल मेटल्स होती हैं। आगे हम इन पे पूरी चर्चा करेंगे। हमारी आउट सारणी में धातु, अधातु, उपधातु क्या होती है, धातुओं के गुण क्या होते हैं, और उन्हीं धातुओं के गुणों में हम कहेंगे पहला गुण कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। हाँ, एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है हमारा यहाँ पे, जो हमारी Hg मरकरी हाइड्रोजीनियम होती है, Hg कह दो, मरकरी कह दो, हाइड्रोजीनियम कह दो, पारा कह दो, वो द्रव धातु होती है। एकमात्र अपवाद स्वरूप द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन सामान्य हमें सभी धातुएं मेटल के अंदर नाम सुना होगा आपने, सोना, सोना सोने वाला नहीं है, गोल्ड है जी, Au ओरम, नाम सुना होगा, चांदी, सिल्वर, Ag अर्जेंटम, नाम सुना होगा, कॉपर, तांबा, Cu, ये सारे एल्यूमिनियम। इसके अलावा जितने भी हमारे धातुएं जितने हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सब से सब धातु क्या होती है, हमारी ठोस अवस्था में पाई। तो सभी धातुएं याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमें धातु मिलेगा, हम तो सारी की सारी धातुएं कैसी होती है, ठोस अवस्था में पाई। तो ठोसों के एग्जाम्पल में क्या ध्यान रखना है, सभी धातुएं ऑल मेटल्स ध्यान रखना है। द्रव के अंदर अगर बात की जाए कि द्रव के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जो आपको पता है वो हो सकता है एग्जाम में मिले न मिले। हमें नॉर्मली सभी को पता है द्रव के अंदर कि सर जी जल जो होता है ना, वो एक द्रव होता है। ये तो मुझे भी पता है कि जल क्या होता है, एक लिक्विड होता है, द्रव होता है। जल के अलावा नाम सुना होगा आपने एल्कोहल, क्या, एल्कोहल सुना है क्या किसी ने, एल्कोहल नाम। एल्कोहल भी एक क्या होता है, लिक्विड, और एल्कोहल को कहते हैं शराब। क्या कहते हैं, शराब। आगे बात करेंगे। शराब दो प्रकार की है, एक जहरीली शराब होती है, एक पीने वाली शराब होती है। वही शराब जिसकी रात को 8 बजे के बाद में याद आती है, वो क्या होती है, एल्कोहल होती है। वो भी सभी ने, खास करके जो मेरे जैसे उनको पता ही है कि अल्कोहल क्या होती है जी, हमारी लिक्विड होती है। सभी ने देखा है अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड। तो खास करके गर्ल्स को ध्यान रखना है कि अल्कोहल क्या होती है, लिक्विड होती है, क्योंकि बॉयज को तो पता ही है, ग्रहण कर लेते हैं कभी कभार, इसलिए अल्कोहल क्या है, लिक्विड है।
इसके अलावा हमें ध्यान रखना है एसीटोन। क्या ध्यान रखना है बच्चों? एसीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसीटोन भी क्या होता है? एक हमारा लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। एसीटोन क्या होता है? लिक्विड। ये एसीटोन खास करके लड़कियों को तो याद रहता है, गर्ल्स को याद रहता है, लेकिन बॉयज को देखो इक्वल लेके चल रहा हूं। अल्कोहल लड़कों को पता है, बॉयज को सभी को पता है कि अल्कोहल शराब लिक्विड होती है, क्योंकि गर्ल्स ने ये देखी नहीं होती इसलिए उनको पता नहीं। तो अल्कोहल किसको याद रखना है? गर्ल्स को याद रखना है। लेकिन एसीटोन हम बॉयज ने कभी देखी नहीं, लेकिन गर्ल्स ने हमेशा ये एसीटोन, अब गर्ल्स कहेंगे सर हमने भी नहीं देखी, सभी ने देखी है। एसीटोन जो होती है ये होती है हमारी नेल पॉलिश रिमूवर। क्या होती है? नेल पॉलिश रिमूवर। अरे नेल पॉलिश हटाने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो लिक्विड, एक हमारा द्रव जल जैसा ही होता है, किया होगा। खास करके गर्ल्स की तो हैबिट होती है कि आज रेड कलर का सूट पहना तो रेड कलर की, कल ग्रीन कलर का पहना तो ग्रीन कलर की, अगर ब्लैक कलर का सूट पहना तो ब्लैक कलर। वो आप नेल पॉलिश जो हटाते हो, रिमूवर जो कहलाता है, वो क्या होता है? एसीटोन। और वो भी क्या होता है? एक हमारा लिक्विड। तो हमें एग्जाम में ये ऑप्शन मिलेंगे कि एसीटोन क्या होता है? एक लिक्विड होता है, द्रव। इसके अलावा नाम सुना होगा आपने पारा, मरकरी, Hg, हाइड्रोजीनियम। मरकरी पारा भी क्या होता है? हमारा एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। नाम सुना होगा आपने ब्रोमीन। हमें ये वर्ड ध्यान रखने हैं, ब्रोमीन एकमात्र अधातु होती है, Br ब्रोमीन। हालांकि आवर्त सारणी के अंदर हर एक टॉपिक को हम क्लियर कट वहां करें कि ब्रोमीन एकमात्र अधातु द्रव होती है। अधातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी होती है? ब्रोमीन। तो चीज हमें ये ध्यान रखनी है, अल्कोहल, एसीटोन, मरकरी। इसके अलावा एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, जितने भी मेनली एसिड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ये हमारे द्रव अवस्था। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सब क्या पाए जाते हैं? द्रव। परंतु मेन हमें एसीटोन और अल्कोहल ध्यान रखना है, क्या होते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगर गैसों के अंदर एग्जाम्पल की बात की जाए तो गैसों के एग्जाम्पल सभी को पता है कि क्या है? हाँ, गैसों में देखा जाए तो ऑक्सीजन गैस कि वही गैस जो सर जी हम श्वसन में लेते हैं। इसके अलावा हमने CO2 भी नाम सुना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या होती है? एक गैस होती है। नाम सुना होगा नाइट्रोजन। वातावरण में, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, लगभग 78% के लगभग। इसके अलावा नाम आपने सुना होगा हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। कौन सा? हाइड्रोजन गैस। ये तो हमने सुने हैं O2, CO2, N2, H2, नाम SO2 भी सुना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये नाम तो हमने सुने, लेकिन इनके अलावा भी हमें ध्यान रखने हीलियम, He। अभी यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, इनके की पूरे नाम सर क्या है? तो आवर्त सारणी के अंदर हर एक का फुल फ्लेश पूरे नाम पे चर्चा करेंगे, उनका क्या काम है, हर एक पॉइंट पे चर्चा। तो हीलियम भी एक हमारी गैस होती है। हीलियम के बाद में Ne नियोन, Ar आर्गन। देखो हीलियम होती है जो गुब्बारों में भरी हुई गैस होती है, वो कौन सी होती है? हीलियम। हवाई जहाज के टायरों में भी कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। नियोन गैस जो होती है वो हमारी CFL के अंदर भरी हुई होती है। CFL जो होती है उनमें कौन सी होती है? नियोन। आर्गन गैस होती है ट्यूबलाइट में भरी हुई होती है, जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट होती है उनमें कौन सी होती है? आर्गन गैस। इसके अलावा Kr क्रिप्टोन भी होती है, Xe जिनोन भी होती है। ये सारी की सारी किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो O2, CO2, N2, H2, SO2, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, सब की सब क्या पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो ये हमारा बेसिक, हमारी मूलभूत तीन जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैसें, उन पे हमने चर्चा की है कि क्या क्या उनके अंदर गुण होते हैं, क्या हमारी उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनमें क्या। पढ़ते समय इसी तरीके से तीनों के अंदर कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अध्ययन करोगे, बहुत ही आसान होगा। अगर पहले एक को पढ़ा, फिर दूसरे को पढ़ा, तीसरे को पढ़ा, तो बाद में मिक्स। इसलिए हमें तुलनात्मक रूप से इनका अध्ययन करना चाहिए, ताकि बहुत ही आसान हो जाता है, हर चीज हमें ध्यान में रहेगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।